प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बेसिस पे सब्सटेंसेस को हम क्या करते हैं, तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। These are the three major category of the substance or solid on the basis of magnetic property. Diamagnetic क्या होते हैं? दो substances which are placed in an external field, they are magnetized in the direction opposite to the direction of external magnetic field. मतलब जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस which are weakly magnetized in opposite direction of external magnetic। जिस डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज होंगे। तो सिंपल से वर्ड में हम बोले कि दे विल अपोज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं? अपोज करते हैं। एंड देयर मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जितने भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। इनमें जितने भी इनके एग्जांपल्स जो हैं, इनके जो भी एग्जाम्पल हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी सॉलिड्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? पेयर्ड होंगे। दे डजंट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे H2O, NaCl, C6H6, बेंजीन, ये सारे आपके क्या है? डायमैग्नेटिक मटेरियल, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो। फिर आते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस व्हिच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होते हैं? मैग्नेटाइज होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दो सब्सटेंसेस व्हिच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक एंड देयर मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से वो क्या करते हैं? पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। ठीक है, जैसे इनके एग्जांपल हो गए आपके कॉपर आयन Cu2+, फेरस आयन, सॉरी फेरिक आयन, फेरस नहीं होगा, फेरिक आयन, ठीक है, क्रोमियम आयन, ये आपके कैसे होंगे? पैरामैग्नेटिक। एंड लास्ट वन which are strongest magnetic material which are ferromagnetic. So those substances which are strongly magnetized in the direction of external magnetic field. External magnetic field में जैसे आप इनको प्लेस करेंगे, वो external magnetic field में strongly magnetized हो जाएंगे। And as you remove the external magnetic field, their magnetism is maintained, मतलब परमानेंट हो जाएंगे। जो आपके परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बनाए जाते हैं। जैसे कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, आयरन हो गया, ये परमानेंट मैग्नेट्स में यूज आते हैं। एल्निको हो गया, परमानेंट मैग्नेट्स। तो एक बार इनका मैग्नेटिज्म सेटअप हो गया, उसके बाद वो मैग्नेटिज्म डिसअपीयर नहीं होता। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है? वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, तो उनका मैग्नेटिज्म तभी मेंटेन रहता है, तब तक मेंटेन रहता है जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप रिमूव कर देंगे, उनका मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा? डिसअपीयर। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में भी मैग्नेटिज्म जो है इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और फेरोमैग्नेटिक में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, लेकिन इनका मैग्नेटिज्म जो होता है वो परमानेंट हो जाता है। एक बार जब मैग्नेटाइज हो जाएंगे, उनके बाद उनका मैग्नेटिज्म डिसअपीयर नहीं होगा, वो परमानेंट सेटअप हो जाएगा। जबकि पैरामैग्नेटिक में क्या होगा? मैग्नेटिज्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ही रहेगा।
जैसे आप जो स्पीकर वगैरह होते हैं, स्पीकर में जो मैग्नेट लगे रहते हैं, वो मैग्नेट क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस होगी तभी मैग्नेटिज्म शो करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दोगे उनका मैग्नेटिज्म डिसअपीयर हो जाएगा। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ही वो अपना मैग्नेटिज्म शो कर रहे हैं, अदरवाइज वो मैग्नेटिज्म शो नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? इज एनी डाउट? तो ये आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि ज़्यादा डिटेल फॉर्मेट इसका है भी नहीं और पूछा भी नहीं जाता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और ये आपका सॉलिड जो चैप्टर है वो भी फिनिश हो गया है। ठीक है, सॉलिड चैप्टर आपका कंप्लीट। इसमें कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन जो है डिफेक्ट से रिलेटेड, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ वॉइड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं और डिफेक्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन टॉपिक जो है आज हमारा क्या है, साइज ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। देखिए जैसा हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है थ्री डायमेंशनल पैकेजिंग के अंदर, व्हेन वी फॉर्म अ थ्री डायमेंशनल लेयर यूजिंग टू डायमेंशनल hexagonal closed pack layer, what we observe that we will observe that two layers form two types of voids. One is tetrahedral voids and octahedral voids. Tetrahedral voids and octahedral voids. Tetrahedral void कैसे फॉर्म होता है? जब फर्स्ट लेयर या सेकेंड लेयर का जो ट्राइंगुलर वॉइड है, ये जो ट्राइंगुलर वॉइड है, इस ट्राइंगुलर वॉइड को जब सेकेंड लेयर का एक पार्टिकल कवर कर रहा है, तो इस तरीके से आपका क्या फॉर्म हो रहा है, टेट्राहेड्रॉन फॉर्म हो रहा है। सो दैट इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। ये जो पॉइंट है ये क्या बोला जाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। ये जो रेड कलर में मैंने फॉर्म किया, ये आपकी एक लेयर के पार्टिकल्स हैं जिनका ट्राइंगुलर वॉइड जो है वो सेकेंड लेयर का पार्टिकल कवर कर रहा है। तो ये जो स्पेस बना ये आपका क्या बना जाएगा, ट्राइंगुलर वॉइड। यदि मैं एफसीसी स्ट्रक्चर में इसको कंस्ट्रक्ट करूं, ठीक है, तो इन पार्टिकल्स को ज्वाइन करने पर जो आपका वॉइड फॉर्म होगा वो आपका क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, देखिए जैसा कि हमने डिस्कस किया था that if a unit cell or if a crystal system consists of n number of particles, how many particles, n number of particles, then number of tetrahedral voids are 2n and number of octahedral voids are n. तो देखिए ये आपका एफसीसी स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, एफसीसी यूनिट सेल है। तो एफसीसी यूनिट सेल के अंदर क्या होता है, एफसीसी यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, 8
एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कितने होंगे 4, क्योंकि एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल Z की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है। सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने होंगे 8, 2 into 4, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल एफसीसी यूनिट सेल में कितने हैं 4 हैं, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने होंगे 8। अब देखिए मैं पूरा क्रिस्टल सिस्टम बनाऊं तो दैट क्रिस्टल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 यूनिट सेल। मैंने एक यूनिट सेल के अंदर एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड यहाँ आपका फॉर्म किया है। यदि इस तरीके की 8 यूनिट सेल कंस्ट्रक्ट करूं तो विच विल मेक अ कंप्लीट क्रिस्टल सिस्टम। सो इट कंसिस्ट ऑफ 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड। एक यूनिट सेल के अंदर एक बॉन्ड है, तो पूरे क्रिस्टल सिस्टम में जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि कितने यूनिट सेल होते हैं 8 यूनिट सेल होते हैं। जो मैंने फिगर ड्रॉ किया था यूनिट सेल के अंदर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जब बताया थी, तो कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होंगे पूरे क्रिस्टल सिस्टम के अंदर 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होंगे, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ 8 यूनिट सेल। ईच यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ 1 टेट्राहेड्रल बॉन्ड दैट आई एम शोइंग इन अ फिगर। इस फिगर में आपको दिख रहा है, ठीक है। एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड, ये आपका एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड, ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड है, बीच वाला जो गैप होगा वो टेट्राहेड्रल बॉन्ड बोला जाता है। तो एक यूनिट सेल के अंदर एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड है। कंप्लीट क्रिस्टल सिस्टम में 8 यूनिट सेल हैं, तो टोटल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे 8। कितने हो जाएंगे 8। अब बेसिकली हमें जो मेन पॉइंट जो डिस्कस करना है वो क्या करना है कि इस टेट्राहेड्रल बॉन्ड की साइज पार्टिकल की साइज के कंपैरिजन में क्या हो। व्हाट विल बी द साइज ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। तो इसको कैसे हमें फाइंड आउट करना है। हम यहां सपोज कर रहे हैं कि लेट्स सपोज रेडियस ऑफ पार्टिकल देखिए स्फेरिकल है, तो रेडियस ऑफ पार्टिकल हम कंसीडर कर रहे हैं r। क्या कंसीडर कर रहे हैं r, एंड द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड दैट वी आर टेकिंग इज स्मॉल r। क्या ले रहे हैं स्मॉल r। अब देखिए टेट्राहेड्रल बॉन्ड कैसे फॉर्म कर रहे हैं। ये हमने एक एफसीसी यूनिट सेल बनाया, ठीक है। ये पार्टिकल्स ठीक है। अब ये एक फेस है आपकी, इस फेस के अंदर इन दो पार्टिकल्स को ज्वाइन किया, ठीक है। यदि मैं इसकी साइज क्या ले लूं a, और ये भी साइज क्या ले लूं a, और ये भी मैंने ले लिया a, क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो ये जो डायगोनल होगा ये डायगोनल कितना हो जाएगा √2a। क्या हो गया डायगोनल √2a। अब मेरा टेट्राहेड्रल बॉन्ड मुझे कंस्ट्रक्ट करना है, तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड कैसे कंस्ट्रक्ट करूंगा। एक ये पार्टिकल लिया और एक इस फेस का मैंने ये और ये पार्टिकल ले लिए, इस फेस का मैंने ये और ये पार्टिकल ले लिया, पुराना वाला ही। तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड आपका क्या है, यहाँ टेट्राहेड्रल बॉन्ड, ये बीच वाला जो स्पेस है ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड क्या है टेट्राहेड्रल बॉन्ड। तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड कैसे फॉर्म कर रहा हूं, ये वाला जो पार्टिकल है और ये जो वाला पार्टिकल है इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये डिस्टेंस मैंने हटा दिया, ठीक है। ये मेरा टेट्राहेड्रल बॉन्ड है। ये मेरे पार्टिकल्स हैं,
जिनकी रेडियस मैंने क्या ले रखी है, आर। तो अब देखिए ये डिस्टेंस ए है, ये एज लेंथ भी ए है, और ये एज लेंथ भी ए, ठीक है। तो लेबल कर देते हैं, चलिए ए बी सी और ये डी, 4 पॉइंट लेबल किए मैंने। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। सबसे पहले हम AC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो AC के लिए ट्राइंगल ABC हमने कैलकुलेट किया। तो ट्राइंगल ABC के अंदर देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आ गई √2A। AC की वैल्यू क्या आ गई, √2A। दैट वी आर टेकिंग इक्वेशन 1। क्या ले ली, इक्वेशन 1। ये AC, ये वैल्यू क्या ले ली, 2A। अब देखिए पार्टिकल्स जो है क्लोजली पैक्ड है, तो ये वाला जो डायगोनल वाला पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो ये जो बेसिकली ऐसे टच हो रहा है, ये डायगोनल है, तो ये इस तरीके से पार्टिकल टच हो रहा है, ये A और ये C। तो ये डिस्टेंस है कैपिटल R और ये है कैपिटल R। तो ये AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2R, और 2R की वैल्यू हो जाएगी √2A। दैट वी आर टेकिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमने क्या लिया, 2R इज इक्वल टू 2A, क्योंकि पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है। देखने में यार आपको दूर दिख रहे हैं, लेकिन पार्टिकल ऐसे क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो ये R और ये R और ये लेंथ ऑफ आपकी डायगोनल है, तो 2R इज इक्वल टू 2A हो जाएगा। अब मुझे क्या कहना है, मुझे CD की वैल्यू चाहिए। CD की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल ले लूंगा मैं, ये वाला ट्राइंगल ले लूंगा, ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ACD के अंदर देखिए CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AD की वैल्यू क्या है आपकी, AD की वैल्यू है A का स्क्वायर, और AC की वैल्यू है √2A, तो ये √2A का स्क्वायर। तो CD स्क्वायर हो गया 3A स्क्वायर। तो CD की वैल्यू हो गई √3A। CD की वैल्यू क्या हो गई, √3A। अब देखिए CD के अंदर पार्टिकल कौन कौन से हैं, ये दो पार्टिकल, एक ये और एक ये, और ये बीच वाला जो वाइड है वो, ये वाइड की डायमीटर कितनी है, स्मॉल 2R। क्या है, स्मॉल 2R। तो CD की वैल्यू कैसे अरेंज हो रही है, देखिए एक ये पार्टिकल, ये इसके साथ स्मॉलर वाइड, और ये नेक्स्ट पार्टिकल। तो ये स्मॉल 2R, ये कैपिटल R और ये कैपिटल R। तो आपका रूट ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D। तो CD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू √3 है। तो ये इक्वेशन आपका सेकंड हो जाएगा। मैंने दो इक्वेशन बनाई, पहली इक्वेशन बनाई √2A इज इक्वल टू 2R, और दूसरा इक्वेशन बनाया √3A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये समझ में आया, यहां तक समझ में आया। ठीक है, तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करते हैं। डायग्राम में अरेंज कर रहा हूं। तो इक्वेशन 1 क्या हुआ, √2A इज इक्वल टू कैपिटल 2R, और √3A इज इक्वल टू 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ना इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो हो गया √3 बाय √2 इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R।
ये हो गया 1.732 डिवाइड बाय 1.414 इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। ये 1 इस तरफ लाया, ये डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है। आई थिंक ये आएगा 1.225 माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी 0.225 ऑफ कैपिटल आर। So that is the size of radius of tetrahedral void and that is the size of particle. So size of tetrahedral void is 0.225 of capital R. तो ये आपका क्या आ गया, size of tetrahedral void. Is it clear? समझ में आया वंदन मान्या? ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या कैलकुलेट करना है? साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे फॉर्म होता है, थोड़ा उसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। दोनों के जब ट्राइंगुलर वॉइड्स के एपेक्स जब क्या होते हैं,